अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू स्पीच फॉर चैनल। दिस इज मी मिस्टर मोहम्मद उमर राजा। आज बेसिकली ये जो नेशनल बुक फाउंडेशन ने एक नई बुक मुतारफ कराई है एज अ फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद, इसके बारे में आज बात करेंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आपको रवायती बुक पहले पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उससे मैच नहीं करते या उससे डिफरेंट हैं, यानी आपके नेचुरल सेंस आपके कंसेप्ट को जज करने के लिए। और मैंने ये बुक देखी है बड़ी डिटेल के साथ, आप भी देखेंगे जाहिर है। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे डिफरेंट, इसको आप जरा गौर से देख लें जी। तो इसमें बहुत सी कोई डिफरेंट चीजें हैं, इसमें इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो जाहिर है कि थोड़े से ट्रिकी हैं। इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो भी आपके नॉर्मल रवायती जो न्यूमेरिकल्स थे उनसे डिफरेंट हैं। तो आज बेसिकली क्या करते हैं हम कि आपको बताएंगे कि इसके जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। हाँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक तो आप डेफिनेटली करेंगे, लेकिन वो वीडियो के बाद, तो ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो आप इससे फौरन से आपको मिल सके और आपको पता चल सके। और चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मेरा मकसद है इस वीडियो बनाने का वो इसलिए है कि फेडरल बोर्ड की ये जो नई बुक आ गई है, लेकिन इसकी की अभी तक नहीं है मार्केट में, कोई कहीं पे भी आप इसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, कि जितना भी मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक बेहतरीन तरीके से इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी बताऊंगा आपको और उसका जो कंसेप्ट है वो भी आपके साथ शेयर करूं। आइए चलते हैं पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जैसे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन व्हिच इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव अ रीजन फॉर योर सिलेक्शन। कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई क्वेश्चन बताएं कि जो वाइब्रेटरी मोशन तो है, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो भी वाइब्रेटरी मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है, लेकिन आपसे कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक ऐसा आप सिंपल वाइब्रेटरी मोशन की एक ऐसी एग्जांपल दें कि जो वाइब्रेटरी मोशन तो है, जो टू एंड फ्रो तो है, बट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें आंसर का जो इसका आंसर है, when the water wipers of a car are switched on, they undergo vibratory motion, but their motion is not simple harmonic because restoring force is not present there and also acceleration is not directed towards mean position. Next question है कि at extreme position of simple harmonic motion की बात हो रही है। At extreme position velocity is zero but acceleration is maximum in simple harmonic motion. How can you theoretically explain it? कह रहे हैं कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो उसमें एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जहां पे वेलोसिटी चेंज होगी, ये मैटर नहीं करता कि वेलोसिटी 0 है, 1 है, 2 है, 10 है, वट एवर। अगर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती रहे, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती रहे, तो एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट देयर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है कि जितनी वेलोसिटी जल्दी से चेंज होगी उतना ही उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सो मेन जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वहां पे चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम है, इस वजह से एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, लेकिन वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो जीरो है। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि व्हेन द मास reaches the extreme position, its velocity becomes zero because it comes at rest for very short time, बहुत short time के लिए, लेकिन ये रेस्ट में आ जाती है। Here the velocity becomes zero from certain value, but the acceleration is maximum because acceleration is the rate of change of velocity and the change of velocity is maximum in this case. वो सारी डिस्कशन जो मैं पहले कर चुका हूं कि यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी जो वो मैक्सिमम है, ऑल्दो वेलोसिटी जीरो, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी चेंज मैक्सिमम हो रही है, किसी एक पोजीशन से जीरो पे जा रही है तो वो चेंज हो रही है, ठीक है। इस टाइम पे एक्सेलरेशन जो वो मैक्सिमम है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे लेफ्ट राइट ऐसे ही होगा कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा लेकिन वेलोसिटी जो वो जीरो होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट विल हैपन टू एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ इट्स मास इज डबल्ड। कह रहे हैं कि अगर एक मास अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, which is undergoing vibratory motion or simple harmonic motion, अगर उसके मास को हम डबल कर दें तो उसके एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो इसमें आप क्या आंसर करेंगे कि the acceleration of mass spring system reduces to 1/2 when mass is doubled, कि जब उसके मास को डबल कर दिया जाएगा तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो हाफ हो जाएगा। क्यों? as a is equal to minus k over mx, so when mass is doubled means कि when it will become 2m, डबल कर दिया जाएगा तो जो इसका एक्सेलरेशन है इट बिकम्स a डैश, मतलब जो चेंज इन एक्सेलरेशन उसको हम a डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a डैश से शो कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली
अब जो एक्सेलरेशन होगा वो पहले से कुछ चेंज होगा, तो इसलिए हम उसको चेंज शो करने के लिए इसके साथ एक डैश लिख दिए। इसको ए नॉट, ए बार, कुछ भी डिफरेंट करके आप शो कर सकते हैं, तो मैंने इसको ए डैश से शो कर दिया, इक्वल टू माइनस के ओवर 2m एक्स। तो डिवाइड में 2m आ गया, ज़ाहिर है जब डिवाइड में 2 आ गया तो मीन्स कि इसको अगर आप थोड़ा सेपरेट कर लें, 1/2 बाहर ले आए और बाकी जो फैक्टर है सारा माइनस के ओवर एम एक्स इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, तो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है माइनस के ओवर एम एक्स वो तो आपका ओरिजिनल एक्सेलरेशन ए था, तो उसकी जगह पे आप नीचे ए लिख देते हैं और 1/2 का फैक्टर ए के साथ आ जाता है। इसका मतलब यह है कि ये जो नया एक्सेलरेशन है मैथ डबल करने के बाद ये ओरिजिनल एक्सेलरेशन के 1/2 होगा, यानी कि कम हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी, व्हाट विल हैपन टू इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स थ्रेड लेंथ इज शॉर्टेंड टू हाफ। अब उसके थ्रेड लेंथ की बात करें कि सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ होती है, वो जो स्ट्रिंग होता है, उसका धागा होता है, उसकी लेंथ को अगर हाफ कर दें तो उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले से इसकी हेल्प लेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी, व्हेन लेंथ इज शॉर्टेंड टू हाफ न्यू टाइम पीरियड इज टी डैश। अब यहाँ पे भी मैंने जो न्यू टाइम पीरियड जो कि चेंज टाइम पीरियड है, जाहिर है इसको मैं टी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो टी डैश है वो क्या होगा, इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई 2 डिवाइडेड बाई जी। लेंथ जो है हाफ हो गई, इनके एल थी तो अब वो हाफ हो गई, इनके एल बाई 2 हो गई है, तो एल की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया एल बाई 2। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, 2 जो नीचे डिवाइड होकर जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 पाई अंडर द रूट एल बाई 2 जी, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पाई और 1/2 अंडर रूट, ये वाला फैक्टर आप बाहर ले आते हैं और एल बाई जी अंडर रूट वाला फैक्टर साइड पे कर देते हैं, और अगेन आप थोड़ा सा इसको अरेंज करके ब्रैकेट के अंदर इसको ले जाते हैं 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी, और बाहर आ जाता है फैक्टर 1/√2, और जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास है 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी, ये तो आपका ओरिजिनल टाइम पीरियड था टी, सो इसकी जगह आप रिप्लेस करते हैं टी को, तो आपके पास क्या हो जाता है कि टी डैश, यानी कि जो नया टाइम पीरियड है वो इक्वल है 1/√2 टी के, यानी कि ये भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर लेंथ को शॉर्ट करेंगे तो टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा, और कितना रिड्यूस हो जाएगा, 1/√2 टाइम। टाइम पीरियड रिड्यूस होने का मतलब यह है कि वो उसकी वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगी, वो कम टाइम लेगा एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, क्योंकि टाइम पीरियड होता है कि द टाइम टेकन बाय अ सिंपल पेंडुलम और बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो लेंथ को रिड्यूस करेंगे तो वो फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा तो उसका टाइम जो वो रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस हो जाएगा ये उस थ्रेड की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेंथ को आप 1/2 कर देते हैं तो जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा 1/√2 टाइम। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये आप देख सकते हैं कि अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकंड्स, will its time period remain same or change if its steel bob is replaced by a wood bob of same size। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसके जो बॉब है, जो मैस होता है, जो एक बॉल होता है, वो स्टील का था। अब उस स्टील के मैस को आपने रिप्लेस कर दिया है वुड के बॉब से, सेम साइज का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या इसके बॉल के नेचर को चेंज करने से, इसके मटेरियल को चेंज करने से, स्टील बॉब था ज़ाहिर वो हैवी होता है, वुडन बॉब जो है वो लाइटर होता है कंपैरेटिवली, तो स्टील बॉब को, स्टील के मैस को अगर चेंज कर दे हम वुडन बॉब से, वुडन मैस से, तो क्या उसके टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसका आंसर है, देख लेते हैं कि द टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। आंसर तो यह है कि इसका टाइम पीरियड जो वो सेम रहेगा। अब क्यों सेम रहेगा कि एज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी, सो द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ द बॉब। कि यहाँ पे देखें कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी, इस सारे फार्मूले में कहीं पे भी आपको मैस नजर नहीं आ रहा, मैस का फैक्टर इसमें नहीं है। जब मैस नहीं है तो इट मींस कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है। इवन के अगर आप लेट से पहले स्टील का बॉब था, फॉर एग्जांपल वो 5 ग्राम का था, अभी उसका आप मैस 5 ग्राम का 50 ग्राम कर दें, 100 ग्राम कर दें, 200 ग्राम कर दें, कुछ भी मैस की वैल्यू ले लें तो उसका टाइम पीरियड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो वो उसके मैस से इंडिपेंडेंट है, मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हम कहते हैं कि द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ द बॉब। हाँ, लेकिन जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ए रेजिस्टेंस, तो वो उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के ऊपर, उसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सेम साइज, तो डेफिनेटली जो ए रेजिस्टेंस है वो भी सेम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसके टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आल्सो ए रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन साइज बट नॉट अपॉन मैस, कि जो ए रेजिस्टेंस है वो साइज के ऊपर डिपेंड करती है लेकिन मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एंड द साइज ऑफ टू बॉब्स इज इक्वल इन दिस केस, साइज ऑफ द बॉब जो है वो इक्वल है, तो इस वजह से ए रेजिस्टेंस तो सेम है। और वैसे भी मैस के चेंज होने से, मैस बढ़ने या कम होने से टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका आंसर यह है सिंपल कि टाइम पीरियड विल रिमेन सेम।
इसको फार्मूला से आप प्रूव करेंगे कि टाइम पीरियड जो वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। 6th क्वेश्चन है आपके पास कि सेम मैसेज आर अटैच टू डिफरेंट स्प्रिंग्स, वन इज वाइब्रेटिंग फास्टर व्हाई। कि सेम मैसेज है, ठीक है, जिनके फॉर एग्जांपल 500 ग्राम है, जिनके हाफ के जी है या उससे भी छोटा कोई भी मैस है, सेम मैस लेते हैं आप और डिफरेंट स्प्रिंग के साथ उसे अटैच कर देते हैं, ठीक है, फिर उसको ऑसिलेट कराते हैं तो आप देखते हैं कि उनमें से एक जो है वो मैस सेम है, उसके बावजूद एक जो स्प्रिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम है वो ज्यादा फास्ट मूव करता है, वो फास्टर मूव करता है, और आपसे इसकी वजह पूछते हैं क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है कि मैसेज तो सेम है, तो थ्योरेटिकली तो लाइक दोनों को सेम स्पीड से मूव करना चाहिए, लेकिन एक मैस जो है वो ज्यादा तेज मूव करता है, इसकी क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है। तो आप क्या कहेंगे इस केस में, आप ये कहेंगे कि इट इज बिकॉज ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग्स, द वन हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के will move faster compared to those having less value of k, कि जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू आपने हुक्स लॉ में पढ़ा है कि F इज इक्वल टू kx, जब k है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो जितनी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, जितने ज्यादा करेंगे तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि फास्टर मूव करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी, या यूं समझ लें कि वो ज्यादा मूव करेगा, फास्टर मूव करेगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू जो वो ज्यादा होगी। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t इन मरी, इन कराची इट हैज डिफरेंट टाइम पीरियड, व्हाट वुड यू डू टू मेक इट्स टाइम पीरियड सेम एज इट वाज इन मरी। कह रहे हैं कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसको आपने कराची में भी उसका टाइम पीरियड चेक किया, उसको वाइब्रेट करके देखा कि एक वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, और यही चीज आपने चेक की मरी में, ठीक है, तो आपने देखा कि जो टाइम पीरियड था वो कराची में ज्यादा था, सॉरी वो कम था, यानी कि कराची में वो फास्टर मूव कर रहा था और मरी में वो डेफिनेटली स्लोअर मूव कर रहा था। तो कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या इसमें लाइक चेंजिंग कर सकते हैं कि आपके पास टाइम पीरियड मरी और कराची में, ये बेसिकली मरी और कराची को क्यों रिलेट कर रहा है कि यहाँ पे अल्टीट्यूड इनका डिफरेंट है, इनकी हाइट डिफरेंट है सी लेवल से। कराची जो है वो जाहिर है कि बहुत लो डेप्थ पे एज कम्पेयर टू मरी की हाइट बहुत ज्यादा है, अल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो आपको पता है कि अल्टीट्यूड के साथ साथ जी की वैल्यू पे इफेक्ट होता है। तो ये पूछ रहा है कि इस तरीके से कराची में जो टाइम पीरियड है वो तो कम है और मरी में टाइम पीरियड ज्यादा है, इनके ज्यादा टाइम लेता है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में। तो आप क्या कर सकते हैं कि कराची और मरी दोनों में टाइम पीरियड को सेम करने के लिए, तो इसका आंसर क्या है कि इन ऑर्डर टू हैव सेम टाइम पीरियड इन बोथ सिटीज मीन कराची एंड मरी, we have to adjust the length of pendulum according to the difference in the value of g in both cities। कह रहे हैं कि जैसे कराची में और मरी में जो वैल्यू ऑफ g का डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g जो है, जो कराची चूंकि लोअर हाइट पे है, मरी ज्यादा हाइट पे है, तो वैल्यू ऑफ जी का डिफरेंस होगा, क्योंकि अल्टीट्यूड के साथ जो वैल्यू ऑफ जी वो डिक्रीज करती है। तो अब इनमें डिफरेंस कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं कि जो कराची में जी की वैल्यू है वो मरी के लिहाज से डबल है, या यूं समझ लो कि मरी में जो जी की वैल्यू वो कराची के लिहाज से हाफ है, ठीक है। तो उसके लिहाज से हम क्या सजेस्ट करेंगे कि एज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी, लेट्स से the value of g in मरी is 1/2 the value of g in कराची, कि मरी में जो g की वैल्यू है वो 1/2 है कराची से, इतना डिफरेंस नहीं, लेकिन जस्ट इन ऑर्डर टू लेट यू नो कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी इनका डिफरेंस होगा उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप उसकी लेंथ को अफेक्ट करेंगे। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए क्या देख रहा हूँ कि जो कराची में जी की वैल्यू है वो मरी के लिहाज से डबल है, या मरी में जो जी की वैल्यू है वो कराची के लिहाज से हाफ है। तो आप क्या कर सकते हैं, so we have to make length of pendulum 1/2 of the length of pendulum in Karachi। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि देखो जो जी की वैल्यू तो मरी में कम है, लेकिन लेंथ को कम करने से टाइम पीरियड की स्पीड बढ़ जाती है, उसका टाइम पीरियड कम हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जितना जी की वैल्यू में डिफरेंस है उतना ही लेंथ में हम डिफरेंस रख लेते हैं, कि कराची में पेंडुलम की लेंथ ज्यादा रख दें थोड़ी सी, मरी में पेंडुलम की लेंथ थोड़ी कम कर दें, तो हमारे पास टाइम पीरियड जो वो सेम हो सकता है। इस फार्मूले से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी होता है। अब अगर चूंकि आपके पास अगर हाफ लेंथ लेंगे तो एल बाई 2 लिखेंगे, तो जी को भी सॉरी जी अगर आपके पास हाफ है तो लेंथ को भी हाफ रख लेंगे, तो एल की जगह पे एल बाई 2, जी की जगह पे जी बाई 2, 2 का फैक्टर कैंसिल हो रहा है, और बाकी आपके पास दोबारा से टाइम पीरियड आ रहा है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी, जो कि ओरिजिनल टाइम पीरियड था। सो टाइम पीरियड इन कराची विल बी सेम एज इट विल बी इन मरी, अगर आप उसकी लेंथ को उसी लिहाज से डिक्रीज करेंगे या रिड्यूस करेंगे जितना उसके वैल्यू ऑफ जी में फर्क है। इसके बाद आपके पास 8th क्वेश्चन है
कि what will happen to the frequency of waves in a ripple tank if time period of electrical vibrator is decreased, what will happen to the wave speed। कि अगर आप उसके टाइम पीरियड को, जो वाइब्रेटर है जो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसके टाइम पीरियड को आप डिक्रीज कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। और सेकंड पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन टू वेव स्पीड, और जो वेव स्पीड है उसके ऊपर क्या फर्क आएगा, वेव स्पीड बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये दो फैक्टर आपसे पूछ रहा है। तो पहला जो पार्ट है इसका कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको हम यूं लिखते हैं कि when time period is decreased, its frequency is increased as f is equal to 1/t। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जितना टाइम पीरियड इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, या इस केस में जैसे टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो इस केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है। सेकंड पार्ट है इसका, द वेव स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। जो सेकंड पार्ट था कि वेव स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों? एज v इज इक्वल टू एफ लेमडा, इसको वेव इक्वेशन भी कहते हैं। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, मतलब किसी भी वेव के ऊपर किसी भी जगह पे, यहाँ पे वैक्यूम में, स्पेस में, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज वेवलेंथ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और जो लेमडा का रिलेशन है वो भी इनवर्सल रिलेशन है, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो ओवरऑल क्या होगा कि सो प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड लेमडा रिमेन्स कांस्टेंट। एफ ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लेमडा कम हो जाएगा। प्रोडक्ट लेंगे इनका तो आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। सो वेलोसिटी इस केस में या स्पीड जो वो कांस्टेंट रहेगी। नीचे आपको फिगर में भी नजर आ रहा है कि जहां पे लो फ्रीक्वेंसी है वहां पे वेवलेंथ लेमडा जो उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी लेंथ ज्यादा है, और जहां पे फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है वहां पे लेमडा डिक्रीज कर जाता है। तो ओवरऑल जब एफ और लेमडा को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास सेम रहेगा। सो इस केस में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी, जो पहले थी वही रहेगी, लेकिन टाइम पीरियड डिक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ओके जी, यहाँ पे सेकंड लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि व्हाई डू वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री ऑफ शैलो एंड डीप वाटर इन रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। कि रिपल टैंक के अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब वाटर वेव्स डीप वाटर से शैलो में जाती है, शैलो से डीप में जाती है, मतलब मीडियम चेंज करती हैं, तो उसमें उसकी स्पीड के ऊपर वो रिफ्रैक्ट क्यों होती है, मतलब बेंड क्यों होती है। तो इसका आंसर ये है कि when water waves enter from deep to shallow water, their wavelength decrease, so speed also decreases। कि जब यहाँ से वाटर वेव्स आपके डीप से शैलो वाटर में जाती हैं, जैसे कि उस फिगर में आप देख रहे हो, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि स्मॉलर वेव्स वहां पे है, तो स्मॉलर वेव में तो वेवलेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी। तो वेवलेंथ जब डिक्रीज होगी तो फार्मूला वही आपके पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ज़ाहिर है जब लेमडा डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि वेलोसिटी और लेमडा जो वो डायरेक्टली रिलेटेड है अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाए, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब डीप से शैलो में या शैलो से डीप में जाता है वाटर वेव। ओके, v इज इक्वल टू एफ लेमडा व्हेन f इज कांस्टेंट, जब f को कांस्टेंट ले लिया जाए सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। सो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड इन टू मीडियम द वेव्स बेंड आर रिफ्रैक्ट। कि अब दो मीडियम में वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से स्पीड इफेक्ट होती है, स्पीड इफेक्ट होने की वजह से वो रिफ्रैक्ट कर जाती है या बेंड हो जाती हैं, क्योंकि जैसे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है स्पीड उसकी बढ़ती है या कम होती है, तो जैसे स्पीड बढ़ेगी या कम होगी तो वो थोड़ा सा बेंड कर जाएंगी, क्योंकि अपने नॉर्मल पाथ पे वो अब ट्रेवल नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस आर द वेव्स डिफ्रैक्टेड द मोस्ट। कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें जो वेव्स के अंदर डायफ्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वो डिफ्रैक्ट होती हैं। हम ये लिखते हैं कि when the size of the slit or opening between two obstacles is less than the wavelength of wave, the diffraction or bending of waves will be observed more and vice versa। कि जब वेव्स ट्रैवल कर रही हैं और उसके रास्ते में जो ऑब्स्टेकल है, आपने स्लिट बनाई हुई है, स्लिट कहते हैं गैप को, या ओपनिंग को, दो ऑब्स्टेकल रखे, बीच में थोड़ा सा गैप रख दिया, तो जैसे ही वेव्स उस गैप से पास करें तो उनके एजेस के अराउंड बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी, इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। और जब ये स्लिट का गैप या ओपनिंग का गैप वेव लेंथ से कम होगा तो उस टाइम पे बेंडिंग जो मैक्सिमम होगी, और अगर आपके पास जो स्लिट का साइज है वो उसकी वेवलेंथ से ज्यादा होगा तो बेंडिंग तो होगी, लेकिन यह कि वो कंपैरेटिवली कम होगी। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि फिगर ए जो है वहां पे स्लिट का साइज छोटा है वेवलेंथ से, और वहां पे बेंडिंग जो लाइक मैक्सिमम है, इनके वेव्स ऑलमोस्ट सर्कुलर पैटर्न पे कन्वर्ट हो रही हैं। जबकि सेकंड फिगर बी में आप देख रहे हैं कि जहां पे स्लिट का साइज बड़ा है, वहां पे ओपनिंग बड़ी है, वहां पे डिफ्रैक्शन तो है लेकिन वो लेसर डिफ्रैक्शन है, क्योंकि वहां पे जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, वो बेंडिंग ऑफ वेव वाटर वेव्स है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ के लिहाज से स्लिट का साइज बड़ा है।
तो स्टूडेंट आई होप कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इन्फॉर्मेटिव हुए होंगे और आपको ये इसके अलावा किसी की पे भी मिलेंगे नहीं। तो ये ऑथेंटिक हैं और मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आप इसको इसी पैटर्न के ऊपर लेके चलते हो, इसी अप्रोच के साथ चलते हो, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में बड़ा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपसे गुजारिश ये है कि इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें कि जो कि अभी इस बुक के हवाले से, चूंकि बुक ये नहीं है और वो परेशान है और उनके हवाले से समझते हैं कि जी इसके बहुत सारे क्वेश्चन तो आपकी पिछले बुक में नहीं थे या वो उस तरीके से यहाँ पे एड्रेस नहीं किए गए, तो ये सारे क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करूंगा, आई मीन आपको सॉल्व करवाऊंगा जो जिसके नई बुक के हवाले से। उसके बाद अपकमिंग जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी ज़ाहिर है उसमें आपके पास साउंड का चैप्टर है, फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको इंशाल्लाह की लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।